तो मेहर साहब ज़रा हमारे नाज़रीन को आप ज़रा बताइए क्या है आपकी कहानी? मैं एक बिलॉन्ग करता था बिल्कुल रूरल एरिया से। टेक्सला सब जानते होंगे। लेकिन उस वक़्त में एक मेरी तरह का बच्चा होना बहुत ही एक आई थिंक बहुत ही मुश्किल सा सिनेरियो था। और ये बाय वो तो बर्थ आप? भाई मुझे बर्बाद है। आपकी बॉडी बोन्स है ना वो टूटती हैं। जैसे देखिए मेरी बाजू है तो ये सीधी नहीं है, यहाँ पे आज तक हो गया है। तो उस वक़्त तो मेडिकल आपको पता है फैसिलिटीज़ भी इतनी अच्छी नहीं थी। बहुत बड़ा चैलेंज था फिर मेरी मदर के लिए भी। मेरी एजुकेशन सबसे बड़ा चैलेंज रहा है मेरे लिए। मैं तो देख रहा हूँ आपने माशाल्लाह मास्टर्स किया हुआ है। छोटे बच्चे होते हैं वो टच कर दिया मुझे या शरारत कर दी तो बॉडी बोन टूट जाएंगी। फिर मैंने एफएससी आगे किया, बैचलर्स किया। आप चीज़ों को जो बदल सकते हैं उसकी तरफ हमेशा जाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, सुनो पॉडकास्ट के साथ मैं हूँ इमरान सनाउल्ला। इंसान अपनी ज़िंदगी में बहुत से लोगों से मिलता है और बहुत कुछ सीखता भी है, और बड़ी चीज़ों का पता भी चलता है और मिलना बड़ा ज़रूरी हो जाता है समटाइम्स। लेकिन कुछ ऐसी शख्सियात होती हैं, उनका मिलना बड़ा ज़रूरी है, उनसे बात करना बड़ा ज़रूरी है, उनकी कहानी सुनना बड़ा ज़रूरी है, उनसे सीखना बड़ा ज़रूरी है, उनसे इंस्पायर होना बड़ा ज़रूरी है, उनसे मोटिवेट होना बड़ा ज़रूरी है। वो कौन लोग हैं? उनमें से एक ख़ास शख्सियत को जी आज हमने दावत दी है। आज हम उनकी कहानी सुनेंगे। वैसे तो आप मेरी गुफ्तगू सुन रहे होते हैं, तो मैं आज चाहूँगा आज आज हम सब मिलके उन्हें सुनें। यकीनन आपको बड़ा अच्छा लगेगा ये सुन के। आज हमें जॉइन कर लिया है सैयद उमैर साहब ने। उमैर साहब बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक़्त दिया। उमैर साहब जो हैं वो एक आईटी स्पेशलिस्ट हैं, एक बड़े शानदार राइटर हैं, एक डिज़ाइनर हैं, व्हीलचेयर मैन्युफैक्चरर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं और पता नहीं क्या-क्या है। आज इनसे पूछेंगे ये हैं क्या? तो मेहर साहब ज़रा हमारे नाज़रीन को आप ज़रा बताइए क्या है आपकी कहानी? पहले तो थैंक यू इमरान भाई आपका। मैं एक बिलॉन्ग करता था बिल्कुल रूरल एरिया से। टेक्सला सब जानते होंगे। जी। तो टेक्सला से भी 12-13 किलोमीटर थोड़ा सा आगे एक गाँव है गड़ियाखवाना। अच्छा। मेरी बर्थ हुई 35 ईयर पहले की आप बात करें तो उस वक्त तो बिल्कुल ही चीज़ें चेंज होती हैं। अब तो खैर काफ़ी एक टेक्नोलॉजी भी है, आईटी, इंटरनेट, तमाम लाइफ ही चेंज होती रहती है। लेकिन उस वक्त में एक मेरी तरह का बच्चा होना बहुत ही एक आई थिंक बहुत ही मुश्किल सा सिनेरियो था। और मेरी जो डिज़ीज़ है, बीमारी, उसको कहते हैं एस्ट्रोजेनेसिस इम्परफेक्टा, जो कि आज तक उसका कोई एक ऐसा मेडिकल सॉल्यूशन नहीं है। अच्छा। अब ये कोई इतनी तरक्की कर चुकी है दुनिया, टेक्नोलॉजी का दौर है, लेकिन फिर भी अभी तक इसका ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं है। और ये बाय वो बर्थ आप? तो भाई मुझे बर्बाद है। अच्छा। स्वास्थ्य वक्त के बेहतर हो जाती हैं लेकिन प्रॉपर अभी तक कोई इसका अच्छा, सॉल्यूशन इसमें नहीं होता है। क्या है थोड़ा-सा? आपकी बॉडी बोन्स है ना वो टूटती हैं, लाइक चिप्स ऑफ पीस हो जाती हैं। बिस्किट का अब ज़रा सा हाथ लगाया, मूवमेंट हुई तो वो ढाबा टूटती हैं, टेढ़ी होनी शुरू हो जाती हैं। इस वक्त के साथ साथ जैसे देखिए मेरी बाजू है तो ये सीधी नहीं है, यहाँ पे स्टक हो गया है। फिर टांगें हैं यहाँ पे स्टक हो गई। तो उस वक्त तो मेडिकल आपको पता है फैसिलिटीज़ भी इतनी अच्छी नहीं थी। फिर बंदा एक बिल्कुल लोअर बैकग्राउंड से बिलोंग करता हो तो फिर तो बिल्कुल ही चीज़ें बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती हैं। हुँ। है लेकिन थोड़ा टाइम गुज़रा, बहुत बड़ा चैलेंज था फिर मेरी मदर के लिए भी कि अब क्या किया जाए, कैसे किया जाए, फैमिली को सँभालना, सारी चीज़ें करना। मेरी एजुकेशन सबसे बड़ा चैलेंज रहा है मेरे लिए, क्योंकि अभी भी मैं ये कहता हूँ कि अभी भी स्पेशल नीड्स के लिए कोई ऐसे हमारे मुल्क में अच्छे इदारे, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी फैसिलिटी नहीं है। हुँ। तो पहले तो फिर बिल्कुल चीज़ अलग थी। फिर मैं तो देख रहा हूँ आपने माशाल्लाह मास्टर्स किया हुआ है ये आप और वक़्त कंप्यूटर के साथ, साइंस में किया हुआ है। हाँ, वक़्त के ये साथ-साथ है। आप खुद ही बता रहे हैं कि आपको तालीम हासिल करने में बड़ी मुश्किलात का सामना हुआ। तो ये सारे मराहिल आपने कैसे बचपन कैसे आपने तालीम हासिल कैसे की और बाद में? मैंने जब मेरी मदर ने कोशिश की थी ना कि कहीं गाँव में जो स्कूल्स हैं गवर्नमेंट के, अच्छा। वहाँ पे एडमिशन की अप्लाई कर लें, लेकिन वो कहते हैं कि आप आपके बच्चे को नहीं रख सकते। एक तो वाक़ई मेरा इश्यू है, जेन्युइन था कि किसी आप छोटे बच्चे होते हैं वो टच कर दिया मुझे या शरारत कर दी तो बॉडी बोन टूट जाएँगी, तो बहुत तकलीफ़देह अमल होता है। फिर उठा के लेके जाना, आना और बहुत बड़ा चैलेंज था, स्पेशली गाँव में रहते हुए एक यंग मदर के लिए। तो फिर मेरी मदर ने यही फाइंड आउट किया, चलें ऐसे कोशिश करते हैं कोई अच्छा टीचर मिल जाए तो आपको घर आके ट्यूशन्स दे दिया करे। हुँ। तो मेरे टीचर्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया था और राउंड अबाउट 10 ईयर्स तक, 10 साल तक? हाँ, कंटिन्यूअसली मुझे घर आते रेगुलर क्लासेस जैसे स्कूल होती हैं, ऐसे ही मुझे वो पढ़ाते थे क्योंकि वो टीचर थे। तो जो स्कूल में पढ़ाते थे वही सिलेबस मुझे कंटिन्यू करवाते थे। तो इस तरह मैंने फिर अपनी मैट्रिक तक कंप्लीट की। फिर उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता चीज़ें बेहतर होनी शुरू हो जाती हैं। बंदा कुछ खुद भी इस चीज़ में खुद समझना शुरू कर देता है।
तो इसी तरह फिर मैंने एफएससी आगे किया, बैचलर्स किया। सारी जो एजुकेशन है ना मेरी, किसी मैंने कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं किया। आप किसी स्कूल नहीं गए, किसी कॉलेज नहीं गए, नहीं, किसी मैंने यूनिवर्सिटी बस नहीं गए? ट्यूशन्स होम ली। और आगे अब तो फिर काफ़ी आके चीज़ें अब चेंज हुई, इंटरनेट, यूट्यूब चीज़ें। तो फिर मैंने ऑनलाइन क्लासेस भी काफ़ी ज्वाइन की। फिर विचर्स यूनिवर्सिटी है, लालबाग यूनिवर्सिटी है, वहाँ से मैंने फिर अप्लाई किया। जो लेकिन मैंने हमेशा, मेरी मदर ने भी, और एक चीज़, समथिंग हैपन विद यू, आप एक चीज़ हो चुकी है, आप उसको नहीं बदल सकते हम्म, हैं। लेकिन आप चीज़ों को जो बदल सकते हैं उसकी तरफ हमेशा जाना चाहिए। ठीक। तो जो बदल सकती थी मेरी मदर, उन्होंने कहा चलें कोशिश करती हूँ कि थोड़ी तालीम हासिल कर ले, कोई हुनर हासिल कर ले, ताकि बेहतर ज़िंदगी गुजार सके। तो इसलिए हम, मेरी मदर ने फाइंड आउट किया और अल्लाह ताला ने फिर बेहतरी की, मेरी रास्ता बनाई, टीचर्स अच्छे मुझे मिले। इस तरह सारी एजुकेशन जो मेरी बेसिक है ना, वो प्राइवेट ही है, और ऑनलाइन क्लासेस से है, होम ट्यूशन से है। ओनली मैं एग्ज़ाम प्रिपरेशन करके एग्ज़ाम के लिए जाया करता था। लेकिन थोड़ा आगे आके कुछ रूल्स मैंने किए, वंस इन अ वीक या 2-3 क्लासेस मैं ज्वाइन कर भी लिया करता था। जब जब पॉसिबिलिटी हो मेरे लिए जाने के लिए, तो हम्म, मैं ज्वाइन भी किए। एकेडमी फिर मैंने ज्वाइन की एक, तो वो वहाँ पे मेरे घर के करीब थी। तो कुछ अच्छे दोस्त मिले मुझे, तो वो मुझे रोज़ाना घर से पिक करना और ड्रॉप करना, वो ले जाया करते थे। अच्छा, वो करते थे। हाँ, करते थे। काफ़ी उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मुझे उस टाइम में। मेन आपको हाँ पता है, मेरे लिए मोबिलिटी बहुत बड़ा इशू रहा है, बहुत बड़ा इशू रहा है इस डिज़ीज़ के साथ ना। क्योंकि मेरी 25 ईयर तक ये बहुत सीरियस डिज़ीज़ रही है मेरी। ये बहुत ही एहतियात से उठाना, मूवमेंट करना, अदरवाइज़ फ़ौरन मेरी बॉडी बोन टूट जाती हैं। लाइक नहीं कि टाँगें या किसी भी हिस्से पे ज़रा सा भी प्रेशर आया तो वो टूट जाएंगी। और ऐसी हैं कि रिकवर भी हो जाती हैं, 10-15 मिनट में नॉर्मल हो जाता है, लेकिन टूट जाती हैं कभी दो जगह से, 3 जगह से। तो बहुत पेनफुल टाइम होता है, फिर मेरा वॉशरूम तक जाना तक इम्पॉसिबल हो जाता है उठा के, उस वक्त इतना पेनफुल होता है। फिर मेडिकल फैसिलिटीज़ भी इस तरह नहीं थी हमारे एरिया में। मेरे फादर गवर्नमेंट में पढ़ाए थे, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पता है आपको कि क्या हालात होते हैं। हाँ जी, तो बिल्कुल। बहुत ही पेनफुल टाइम था मेरा। लेकिन चले, मैंने शुक्र से जो दायरा में मेरी था वो करता गया हूँ। तो पहला टारगेट मेरा जो ज़िंदगी का रहा है ना, कि अपने आप को थोड़ा बेहतर किया जाए, एजुकेट किया जाए, कुछ सीखा जाए। हम्म, तो वो मैंने किया। फिर मैंने जब अकेडमी ज्वाइन की ना, तो मेरे टीचर ने कहा मुझे लगता है कि आपका है इंटरेस्ट, कुछ डिज़ाइनिंग अच्छी कर लेते हैं आप। जो छोटे छोटे ऐसे ही कोई मजाक में कार्टून बना लिया, कुछ चीज़ बना ली, अच्छा। तो आपको अच्छे लोग मिल जाए ना गाइडलाइन वाले, जी। तो बहुत जो आपको रास्ता दिखा सकें, हम्म, तो बहुत सी चीज़ें आसान हो जाती हैं। सही। तो उन्होंने कहा मुझे लग रहा है कि ये चीज़ें आप बहुत अच्छी तरह मेहनत से करके सीख सकते हैं। तो बेसिकली वही मैंने स्टार्ट किया था, एमएस वर्ड जैसे सब करते हैं, एमएस एक्सेल कर लिया उससे। लेकिन साथ साथ करते 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 फिर मैंने बहुत से अकेडमीज़ और ज्वाइन की, कोर्सेज ज्वाइन किए। आईटी में मेरा था इंटरेस्ट। हम्म, फिर डिज़ाइनिंग, सॉफ्टवेयर और सारी चीज़ें मैंने साथ साथ सीखी। सही। 25-30 तक मैंने इस सारी चीज़ों को अपने अंदर डेवलप, हमेशा मैं कोशिश करता हूँ कुछ सीखूँ। अभी भी मैं हमेशा यही चीज़ रहता हूँ कि इंसान सारी की सीखता रहता है, बिल्कुल। उनको बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश सही। करता हूँ मैं। अच्छा, आप बार बार वालदा का जिक्र कर रहे हैं। ज़रा बताइए, वालदा ने क्या रोल प्ले किया आपके इस तमाम मुश्किलात को कम करने के लिए, और आपको इस लम्हे तक पहुंचाने के लिए, इस ओहदे तक पहुंचाने के लिए? क्योंकि आप बता रहे हैं कि उनका बड़ा रोल रहा स्कूलिंग के लिए हवाले से। जब स्कूल के लिए वो आपको लेके गई तो इनकार कर दिया गया कि जी हमने नहीं रखना इनको स्कूल। तो एक बहुत बड़ा डिसीजन था कि किस तरह से 10 साल जो है वो एक टीचर आके घर में पढ़ाए, फिर उसके बाद की तालीम भी। तो वालदा को कितना क्रेडिट जाता है इस चीज़ का, और हाँ, तो वालदा का मैं क्या अभी रोल? खाली कामयाब हूँ तो अपनी वालदा की वजह से ही हूँ। वाह। और हमेशा मैं ये मेंशन भी करता हूँ कि जो स्पेशल नीड्स के बच्चे हैं ना, उनका फर्स्ट इंटरेक्शन अपने पेरेंट्स के ही साथ होता है। जैसे वो उनका माइंडसेट या ट्रेन करेंगे ना, ऐसे ही वो चलेंगे। अगर आप उनको एक कमरे में बिठा देंगे, ठीक है हम आपकी हर ज़रूरत पूरी कर रहे हैं, ख्याल रख रहे हैं, ठीक है मोहब्बत करते हैं वालिदैन, वो अलग सी चीज़ होती है। हम्म, लेकिन डिपेंड्स ऑन, अब आप सोचें कि आप अल्लाह ताला ना करे उनकी वालिदैन ना रहे, तो फिर क्या होगा? डू यू थिंक कि हमारी सोसाइटी या कोई भी, या बहन भाई भी, एक टाइम आता है उनकी अपनी लाइफ होती है, अपनी लाइफ बिजी हो जाते हैं, तो संभाल सकते हैं उन्हें से, और उनकी जिम्मेदारियाँ उठा सकते हैं? तो ऐसे नॉट इम्पॉसिबल है ये। तो बेस्ट वे है अपने बच्चे को, डिसेबिलिटी या इश्यूज़ किसी के साथ भी हो सकते हैं। बिल्कुल। अब उन इश्यूज़ को कैसे लेके चलना है, या उन्हीं को कैसे बेहतर बनाना है, ये पॉइंट ऑफ व्यू होता है। जैसे मेरा, मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह चले मेरी फिजिकल डिसेबिलिटी है, लेकिन मेंटली मैं बहुत स्ट्रॉन्ग था, चीज़ें सीख सकता था, इंटेलिजेंस थोड़ी थी। लेकिन वो ये है कि आपको वेज़ मिलने चाहिए, आपको उस तरफ लेके जाएँ जिस तरफ आप जा सकते हैं।
तो देखें, मैं कुरान हाँ, कुरान पाक मैंने स्टार्ट किया तो एक उठा के लेके जाना मेरी मदर के लिए, वो एक इतना बड़ा चैलेंज था कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। यंग एज थी, गाँव के लोग, आपको पता है, वो अजीब अजीब से टोंट बातें, तो बाहर आवाज़ें लगाना। आज भी हमारी सोसाइटी में ये ऐसा है कि किसी औरत का बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है, और हम्म, स्पेशली जिसका एक स्पेशल बच्चा है, और एक 30-40 साल पहले की बात है, तो फिर तो बहुत ही इम्पॉसिबल चीज़ होती है। फिर टू बी ऑनेस्ट, कहीं शादी में जाना, कहीं किसी फंक्शन में जाना, वो मेरी मदर के लिए बहुत मुश्किल हो रहा होता है। क्या मैं इसको घर छोड़ के जाऊँ या साथ लेके जाऊँ? साथ लेके जाएँ तो मैं बताता हूँ, मेरी कज़न की शादी थी, तो मेरी मदर मुझे साथ ले गई हैं। तो ये बिहेवियर नॉर्मल होते हैं, मेरे लिए है, अब नॉर्मल हो सकती हैं चीज़ें। लोग आते हैं कि हो बहुत अफसोस हुआ, आपका बच्चा तो कैसे ज़िंदगी गुजारता होगा, आप पे ही बोझ बना हुआ है, पता नहीं क्या होगा आपके बच्चे का, आप नहीं रहेंगी। तो ये नॉर्मल चीज़ें हम्म, सुननी पड़ती हैं वालिदैन को भी, बच्चे को नहीं, लेकिन बहुत डिसअपॉइंटिंग चीज़ें होती हैं, मेंटली डिस्टर्ब भी करती हैं। बहुत एक डिप्रेशन भी होता है, और खुद ही बंदा कभी-कभी, जब छोटा बच्चा होता है उसे क्या पता क्यों है, कैसे है, दूसरे हम्म। बच्चे को खेलते हुए देखना, नॉर्मल चीज़ें करना, तो खुद ही बंदा बहुत कभी-कभी डिसअपॉइंट हो जाता है। ऑब्वियसली दिल तो वालदा का भी, वालदा से ज़्यादा किसका दिल दुख सकता हाँ, है इस चीज़ परेशान पर। होती होंगी। आपका अपना दिल कितना दुखा होगा। तो आप किस तरह से इसको ओवरकम करते थे? हाँ, देखिए, मैंने फिर मेरी वालिदा ने हमेशा कहा कि मैं आपके साथ हूँ, जो आप करना चाहें, कुछ नहीं होता, बहुत बेहतर ज़िंदगी गुज़ार सकते हैं। हमेशा ना देखिए, जो चीज़ नेगेटिव है ना, एप्रिसिएशन जो है ना, आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बनाती है। हम्म, आपको अगर कोई मसला है, आप किसी के साथ बैठ के 2 मिनट बात कर लें, सबसे बड़ी पता है क्या सपोर्ट होती है? आप डिप्रेशन में हैं, किसी से बात सुन लें या बात कर लें, बिलीव मी, आपका स्ट्रेस दूर होता है, दिल हल्का हो जाता दिल हल्का हो जाता है। तो बेस्ट वे सबसे पहले ये होता है, हमेशा मेरी बहन ने मेरे साथ बैठ के बात की, सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि जो बेटा हो सकता है आपके साथ, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये वक़्त पे है, अल्लाह ताला आसानी फ़रमाएगा। हम मेहनत मेहनत करें, आप अपने टारगेट पे फ़ोकस रखें। तो वही है ना कि आप वाक़ई, मैंने ये अपनी ज़िंदगी से सीखा है। आपके दायरा इख्तियार में जो चीज़ें हैं ना, आप वो करते जाएँ। वो बस कहते हैं कि आप लाइन में खड़े हो जाएँ, आपकी बारी ज़रूर आएगी। वाह 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 वाह, लाइन में खड़े हो जाएं, आपकी बारी ज़रूर आएगी। हाँ, चाहे जो आप इख्तियार में है वो करते रहें। करते रहें। आपके दायरा इख्तियार में चीज़ है ना, हम्म, सच्चे दिल से, मेहनत से करते जाएँ बस। ये नहीं कि हाँ, ये है कि आपको टारगेट मुझे करना है, मुझे चाहिए, डिटर्मिनेशन होनी चाहिए। हम्म। वक़्ती फेलियर, तकलीफ़ें, परेशानियाँ हर किसी की लाइफ में हैं। हर इंसान अपनी-अपनी ज़िंदगी की स्ट्रगल कर रहा है। लेकिन आप उसमें अगर घर बैठ गए कि मैं अब कुछ नहीं कर सकता, आप कुछ नहीं कर सकती, तो फिर तो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं आप अच्छा, वैसे ज़िंदगी ये में। बात आपकी ठीक है कि हर इंसान कोई ना कोई मुश्किल का शिकार है। राइट। उसको कोई ना कोई परेशानी है। हमारे एक दोस्त कहा करते हैं कि परेशानियाँ और मुश्किलात जो हैं वो ख़त्म नहीं होती, अपनी शक्लें तब्दील कर लेती हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो परेशानी तो हर बंदे को है, और वो उसके लिए, उसके हल के लिए कोशिश फिर करता है। देखिए, जब मैंने कुरान सीखा, पढ़ना सीखा, तो वहाँ से भी आप छोटी-सी आयत पढ़ें ना, तो अब मैं मेंशन इसलिए नहीं करता, मुझे डर लगता है थोड़ा इधर-उधर हो जाए तो फिर वो अच्छा नहीं लगता। वरना अल्लाह ताला ने साफ कुरान आयत में बताया है कि ज़िंदगी आपके लिए आज़माइश है, कहीं भी आसानी नहीं। कब अल्लाह ताला ने आपसे ये बोल के बता दिया कि आप जाओ एन्जॉय करो लाइफ़? एन्जॉय करने वाली चीज़ है ही नहीं लाइफ़, आज़माइश है। ज़िंदगी आजमाइश है, अगर आप इम्तिहान है। इम्तिहान है, नॉर्मल है ना, बिल्कुल अच्छी लाइफ़ है, तब भी आज़माइश है। वो इसलिए है कि अल्लाह ताला आपसे बात पूछेंगे, आपके पास इतना था, आपने कैसे उसको यूटिलाइज़ किया? हम्म, मैंने आपको ये दिया था, उसको उसके लिए हर किसी के लिए आज़माइश है ज़िंदगी। लेकिन आज़माइश के बाद आसानियाँ भी हैं, आप सब्र से काम लें। आप, वो बार-बार मेंशन करता हूँ कि मेहनत करते जाएँ, अपने हिस्से का काम करें, बाकी अल्लाह ताला की रज़ा है, वो असबाब भी बनाएगा, रास्ते भी बनाएगा। भाई, ये सही मुसलमान, हमें तो मायूस होना नहीं चाहिए, वाह। सबसे बड़ा गुनाह है मायूसी। बहैसियत मुसलमान हमें अल्लाह ताला मायूस तो नहीं होना चाहिए। रहमान है, रहीम है, वो अता करता है, वो मैंने अपनी ज़िंदगी से सीखा है। हम्म, अगर मैं हूँ यहाँ पे तो शायद अल्लाह ताला की बहुत रहम करम है मुझ पे, हम्म। कि उसने मुझे यहाँ पे बनाया। शायद अब मुझे समझ आता है कि अल्लाह ताला ने शायद मुझे क्यों ऐसा बनाया। शायद मैं नॉर्मल इंसान होता, बिलीव में यहाँ पे इतना सक्सेस ना होता, आहा। लेकिन अल्लाह ताला ने मुझ पे बहुत रहम की करम किया है कि मुझे इतना मजबूत बनाया। लेकिन मेंटल स्ट्रेंथ जो है ना, आपकी विल पावर, वो कहते हैं देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। वाह। आपकी विल है तो आप रास्ते बन जाएंगे आपके लिए खुद ही। सही है। तो अच्छा, आपने आपने बहुत लंबा जर्नी बताया है। देखिए, कभी ना कभी तो ऐसा होता है कि इंसान अंदर से टूटता है, अंदर से बिखरता है, ठीक है? और वो किसी को नहीं पता होता, सिर्फ उसी इंसान को पता होता है। कोई ऐसा लम्हा आया हो, मुश्किल तरीन लम्हा, जिसमें बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हों, अंदर से टूटे हों आप? बहुत टाइम ऐसा होता है। मैं बहुत ज़्यादा बीमार था,
अच्छा। और पहली बात है इतनी मैं स्ट्रॉन्ग फैमिली से बिलोंग करता नहीं हूँ। डॉक्टर्स कहने हैं चेक करवाया मदर को, मेरे वो कहते हैं नहीं अब ये बहुत टाइम कम लाइफ इसकी रह गई है, क्योंकि मुझे इश्यूज़ तो थे ना, लंग्स के इशू थे, साथ काफ़ी सारे इश्यूज़ थे। तो मेरी मदर ना मुसलसल रो रही थी। ज़ाहिर बात है उन्होंने मेरे लिए बहुत स्ट्रगल किया, इतना किया कि नहीं कि अब आप ना रहे तो मैं कैसे करूँगी, कि मैं मेरी समझ आ रहा था क्या कह रही हैं, वो सुन रहा था। उनके आंसू गिर रहे थे, वो मेरे फेस पे गिरे ना, उससे मुझे बहुत पेनफुल फील हुआ। लेकिन मैंने अपने आप ने उससे वादा कर लिया था कुछ भी हो जाए मैंने कभी भी अपने आप को लेट डाउन नहीं होने दिया। शायद अकेला बैठ के मैं सम टाइम डिसअपॉइंट हो भी लेता था, लेकिन मदर के सामने कभी भी मैंने आज आज तक कभी किसी कभी बात नहीं से रोए, हाँ नहीं हाँ कभी आंसू भी नहीं नहीं, निकाले, क्योंकि अगर मैं कमज़ोर हो गया। वीक हो गया ना तो फिर मदर मेरी क्या करेंगी। हम्म। तो हमेशा फिर मैंने अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखा। हम्म। अच्छा, आप बता रहे थे कि जब आप थोड़ा सा टेंशन में होते थे तो आपकी वालदा आपको हौसला देती थी। तो जैसे आप बता रहे हैं जब वालदा टेंशन में आई और परेशान हुई आपके बारे में, तो फिर आपने किस तरह से उनको हौसला दिया? हाँ मैंने क्या कहते हैं मैंने बताया हमको देखें मैं एग्ज़ाम दिए हैं, मेरा इतना अच्छा रिजल्ट आया है, ये मैं कर रहा हूँ ये कर रहा हूँ, तो फिर वो वाकई अब जो उनकी स्ट्रगल है ना उस पर खुश होती थी, हाँ मैंने ये किया तो इतनी तो एटलीस्ट सक्सेस इसको मिली है ना। तो हमेशा हम दोनों बैठ के बात कर लेते हैं। अभी भी वो मैं बाहर निकल तो कहती हैं कि मैं आप बाहर चले जाते हो, तो फिर मैं किसी से बात नहीं कर पाती, घर रहा करो। तो हमेशा मैं भी अपनी मदर के साथ ना कन्वर्सेशन करता हूँ। हम्म। जब भी वो परेशान होती हैं किसी बात पे या कोई मसला होता है तो हम बैठ के बात करते हैं। तो अच्छा। बेस्ट वे तो मैं बताया आपको, कभी भी कोई किसी की डिप्रेशन परेशानी है ना, तो आप बैठ के बात कर लें तो बहुत सारा स्ट्रेस आपका रिलीज हो जाता है। और आपके वो पास एक कोई शख्स इंसान की हाँ ज़िंदगी में ऐसा होना कोई चाहिए। सुनने वाला हो, आपकी बात अंडरस्टैंड करने वाला हो, हम्म। तो बहुत बड़ी सपोर्ट होती है। हम्म। अच्छा, ये थोड़ा सा बताइए कि जैसे कि आप बता रहे हैं कि कंसिस्टेंसी होनी चाहिए लाइफ के अंदर, और आपने तो माशाल्लाह बड़े बड़े माइलस्टोन अचीव कर लिए। अब आप लाहौर में भी अक्सर मौजूद होते हैं, आप बिज़नेस भी कर रहे हैं। एक मुझे आपका जो बिज़नेस आइडिया बड़ा पसंद आया, जिसमें आपने नाम उसका रखा है नेकी ऑन व्हील। ये ज़रा बताएं ना, ये बड़ा यूनिक किस्म का नाम है, ये नेकी भी और ऑन व्हील भी। पहले तो हम सुनते थे एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, वो कहते थे हमारा काम रुकता ना तो हम फाइलों के नीचे पहिए लगा देते हैं। ठीक है, मेरा ख्याल है लोग समझ गए होंगे किसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो वो मतलब वो पैसे लगाते थे और फाइलों के नीचे पहिए लगते थे और वो काम उनका हो जाता था। तो ये नेकी के नीचे जो पहिए आपने लगाए हैं, ये क्या चीज़ है? एक्चुअली देखें ना खुद व्हीलचेयर यूज़र हूँ। सो एक अभी मेरी चेयर देखें ना, इस पे मैं बैठा हुआ शूट कर रहा हूँ, मेरी हाइट के मुताबिक है, मेरी सिटिंग है, मेरा यूजेज है, तो बिल्कुल मेरी मुझे कंफर्टेबल है मेरे लिए। अगर आप जिसे हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग लैंग्वेज में कहते हैं हॉस्पिटल पेशेंट व्हीलचेयर, उस पर मैं आपको अब पिक्चर दिखाऊंगा, बैठा हुआ नज़र आऊँ तो वो इतनी बड़ी होती है, और मेरे हाथ भी वहाँ तक नहीं जाते हैं उसे मूव कर पाऊँ। सो मेरा एक्सपीरियंस हुआ कि उस पर मैंने थोड़ी रिसर्च की कि व्हीलचेयर कैसे बनने चाहिए, कैसे काम होना चाहिए। सो फिर मैंने अपनी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की यहाँ लाहौर में ही। मेरे बहुत प्यारे दोस्त हैं फाइज़र बाप, उनके साथ हमने मिलके यहाँ पे स्टार्ट किया। अब निकी ऑन व्हील जो मेरा प्रोजेक्ट है, इसमें इसमें हमने नाम रखा कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं व्हीलचेयर्स, अब यहाँ पे अफोर्डेबिलिटी बहुत बड़ा मसला है फैमिलीज़ के लिए, तो उनको हम स्पॉन्सर करते हैं, गिफ्ट करते हैं व्हीलचेयर्स। अच्छा। इसलिए हमने यहाँ पे नकी ऑन व्हील इस प्रोजेक्ट का और नाम आप रखा। कितने कर चुके हैं अब तक? आप अभी तक 1200 व्हीलचेयर हमने स्पॉन्सर किए। 1200 व्हील चेयर्स आप जो हैं स्पॉन्सर करवा के दे हाँ चुके हैं हम हाँ लोगों को, जिनको अल्हम्दुलिल्लाह, ज़रूरत थी इस चीज़ जिनको की। ज़रूरत थी। हम्म। हमारा एक क्राइटेरिया होता है, हम देख लेते हैं मेरी टीम है कि जो रिक्वेस्ट कर रहा है वो एलिजिबल है, वाकई डिज़र्विंग है, तो फिर उसके बाद हम उसे स्पॉन्सर कर देते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ऑर्गेनाइजेशन जो इदारे काम कर रहे हैं, अब मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, ठीक है, वो कहीं भी जाएँ आप देखें तो उनके लोगोज लगे होते हैं, प्रमोशंस होती हैं, लेकिन इन 12 में से 100 में एक व्हीलचेयर्स पे भी कभी मेरा नाम, मेरी ऑर्गेनाइजेशन का नाम, कोई लोगो कुछ भी नज़र नहीं आएगा। कोई तशहीर नहीं है। हम रिस्पेक्टेबल रिक्वेस्ट करते हैं, मैंने देखें खुद लाइफ गुजारी है, मुझे हम्म। पता है कि रिस्पेक्ट से कैसे काम करना है, क्या चीज़ नहीं, मैंने फील किया है। तो मैंने अपने आप से वादा किया था कोई दूसरा फील ना करे। अच्छा, ये बात आपकी ठीक है। बहुत से लोग हैं फॉर एग्जांपल मस्जिदों में या किसी भी जगह पे वो करते हैं तो वो कहते हैं, वो नाम लिखवा देते हैं कि जी वालिद साहब का नाम लिखवा दिया उनकी तरफ से, वालिद साहब की डेथ हुए कुछ अरसा हो गया है, ठीक है, कोई कूलर लगवाते हैं उसके ऊपर लिखवा बराए साले सवाब। ये नहीं, हर किसी की अपनी थिंकिंग है, मैं क्रिटिसाइज किसी को नहीं करता, लेकिन मैं अपने वे से काम कर रहा हूँ, क्यों मैंने बी ऑनेस्ट टाइम गुजारा है ना, वो टाइम से मैं गुजरा हूँ खुद। हम्म।
ठीक है, मुझे मुझे भी वो टाइम गुज़रा किसी ने हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट बहुत ही अजीब सा है। स्पेशल नीड्स देखी है, कुछ भी उसको कुछ पैसे पकड़ा दिए, बेकारी समझ लिया, तो वो चीज़ मुझे बहुत पेनफुल लगती है, बहुत ज़्यादा। अच्छा, दूसरा अपनी अपनी सोच होती है। मुझे अब किसी ने बोला ना कि हम आपको फाइनेंशियल सपोर्ट कर देते हैं, चलें एग्जाम्पल 5000 10,000 उस टाइम पे बड़ी अमाउंट थी। अगर मैं वो लेके सुकून से बैठ जाता तो वो मुझे एक स्टक कर देती। हाँ जी। मेरे अंदर जो चीज़ है ना आगे बढ़ने की, वो ख़त्म हो जाती है, हम्म। क्योंकि टाइमली आपकी नीड्स पूरी हो रही है ना, तो फिर आपके अंदर वो जज्बा जरूर नहीं रहता है कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे कुछ करना है। तो मुझे अब किसी ने कहा तो मैंने कहा नहीं, ये वे नहीं है। आप मुझे अगर सपोर्ट करना चाहते हैं, आप अपना टाइम नहीं दे सकते, आपके लोग 10 अराउंड लोग हैं, कोई तो ऐसा होगा जो मुझे 10 मिनट ट्यूशन दे दे, या 10 मिनट स्किल सिखा दे, कोई डिज़ाइनिंग सिखा दे, कोई राइटिंग सिखा दे। तो बेस्ट वे मैंने अपनी लाइफ वाह। में ये चूज़ किया। अच्छा, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कितनी ज़रूरी है? आप बता रहे हैं कि कुछ लोग हैं वो भीख मांगने की तरफ आ जाते हैं, जैसे कुछ पेरेंट्स हैं वो समझते हैं कि बहुत बड़ा बोझ बोझ है, तो इसकी कैसे लुक आफ्टर करेंगे, इतने साल तक हम इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? और ऑब्वियसली अगर गरीब या मतवसत घराने से उसका ताल्लुक हो तो उसके लिए तो ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जो है वो कैसे हासिल की जाए? देखिए, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है बहुत ज़रूरी। सबसे पहले अब लोग कहते हैं कि पैसा कोई चीज़ नहीं है, ये थोड़ी सी बेवकूफ़ी वाली बात है। पैसा ही हर चीज़ है, उसके बिना तो आप सांस भी नहीं ले सकते। लेकिन देखें आप, कुछ लोग ऐसे हैं, फैमिलीज़ हैं जो बिल्कुल वाकई डिज़र्विंग होते हैं। कुछ लोग स्पेशल नीड्स के भी ऐसे हैं, बिल्कुल पैरालाइज है, वो कुछ नहीं कर सकते। उनको तो फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत है, वो रियलिटी है, मैं इसको डिनाई नहीं करता। लेकिन जो मेरे जैसे पर्सन हैं, जो किसी एक्सीडेंट में डिसेबल हो गए, लेकिन उनकी मेंटल स्ट्रेंथ है, उनके बाजू काम कर रहे हैं, उनकी कोई भी ऐसी इस है ऐसे, तो उनको छोटे मोटे हम बिजनेसेस, माइक्रो बिजनेस स्टार्ट करवा देते हैं। किसी को कोई शॉप, फूड शॉप दिलवा दी, किसी को कोई जैसे कोई ग्रोसरी शॉप और ये दिलवा इसके दी। लिए बहुत ज़्यादा सरमाए की ज़रूरत नहीं है, नो कम सरमाए के साथ सर्वाइवल हो जाए उसमें। सवाल हो जाए, आपके साथ वो खुद ही बेहतर कर लेता है, ठीक है। लेकिन डिपेंड्स ऑन आप कैसे किसी चीज़ को लेके चल रहे हैं। आई थिंक जो परमानेंट फाइनेंशियल सपोर्ट है वो मेरी नज़र में गलत है। हो सकता है कि इस पे क्रिटिसाइज भी हो, क्योंकि उसी पे डिपेंड कर रहा वो होगा फिर डिपेंड कर रहा था फिक्स अमाउंट, या वो फिर अब देखिए आप, मैं अगर और बात कहूँ, बेकारी बना रहे हैं आप उसको। उस पैसे से वो कितना टाइम स्पेंड करेगा? कल आपने ना देंगे तो वो किसी और के पास जाएगा, किसी और के पास जाएगा, रिस्पेक्ट भी अपनी ख़राब करेगा। तो फाइनेंशियली आप अगर किसी को सपोर्ट कर रहे हैं तो वो उसको बेकारी बना रहे हैं, सही। ठीक है। ये वे नहीं है। आप अगर उसको सपोर्ट ही करना चाहते हैं तो कोई स्किल सिखाएं, कोई ऐसा माइक्रो बिजनेस स्टार्ट करवा दें, उसके पास बैठ के देख लें कि ये क्या है। अब मेरे पास कोई बैठा है, उसको पता चल जाता है मेरे अंदर क्या है। तो बेस्ट वे ये है सपोर्ट का, मेरी एक अपनी थिंकिंग है। सही। मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता। अच्छा, जैसे ही लोगों को मिसाल के तौर पे कोई ऐसे मामला होता है तो लोग दिल छोड़ देते हैं, हाँ बिल्कुल। स्पेशली वो शख्स तो जिस पे बीत रही है ऑब्वियसली वही जानता है, बट उसके इर्द गिर्द उसके पेरेंट्स, उसके बहन भाई जो हैं वो दिल छोड़ देते हैं। हाँ बिल्कुल। तो ये आप देखें ना, आप तो माशाल्लाह एक ज़िंदा मिसाल है हमारे सामने, और बड़ी मोटिवेशन मिलती है तमाम देखने वालों को जो कि आपको देख रहे होंगे। तो कैसे मतलब दिल ना छोड़ा जाए बल्कि बाकायदा तौर पर उस बंदे के साथ खड़ा हुआ जाए। आप, क्या ये बहुत इम्पॉसिबल चीज़ थी जो आपने कर ली है? और जो लोग इस फेज़ से गुजर रहे हैं उनको इसे पॉसिबल बनाने के लिए अब क्या करना है? देखिए मैंने कि जब हम सेशन भी करते हैं ना, तो पेरेंट्स को भी मैं यही कहता होता हूँ कि आजकल तो हर बहुत चीज़ें चेंज भी हुई हैं, अवेयरनेस भी है, एजुकेटेड भी हैं लोग। जो लोग समझते हैं चीज़ों को ना, वो कंसल्ट कर लेते हैं सबसे पहले कि बच्चे के साथ ये इशू है, आपकी कंसल्टेंसी बहुत ज़रूरी है। अब इसको आगे कैसे लेके चलना चाहिए, मैं एक हमेशा ये मेंशन करता हूँ, बच्चों को कंसल्टेंसी की ज़रूरत नहीं है, फैमिलीज़ को है। अच्छा। सीरियसली, क्योंकि फैमिलीज़ ने लेके चलना है बच्चों को। ओहो। अगर वो ही इस बात से डर जाएंगे कि नहीं, मैं हम बाहर नहीं लेके जाते, हम उसको बाहर निकालेंगे नहीं, वो घर में रहे, तो बातें लोग करेंगे, तो बाकी तो लोग करते हैं, करने दें भाई। वो तो किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। दुनिया जो है ना, वो कहीं भी कहीं आके आपको नहीं छोड़ेगी, कुछ ना कुछ कहेगी, उसका काम ही कहना है, हाँ जी। ठीक है। आप फेस करना शुरू करें, हम्म। कॉन्फिडेंस देना है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, अपने बच्चे को आप थोड़ा टाइम निकालें, बाहर लेके जाएं, चाहे वो व्हील चेयर पर है, जैसे भी है, किसी ग्राउंड में लेके जाएं, वो बाहर निकलेगा। जितनी ज़्यादा कन्वर्सेशन ज़्यादा होगी ना, अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता जाएगा। वाह। अदरवाइज
मैंने वो टाइम गुजारा है। हमारे घर गेस्ट आ जाएं तो मैं उनके सामने नहीं आता था। नहीं जाते थे उनके सामने, नहीं जाते। हाँ, मैंने वो टाइम गुजारा है। लेकिन फिर मैंने ये सीखा, जब मैं बाहर निकला हूँ, मैंने फेस की हैं चीज़ें, लोगों को फेस किया है, तो मेरा कॉन्फिडेंस वक्त के साथ साथ बिल्ड होता गया। मैंने बात करना सीख ली, रिस्पॉन्ड करना सीख लिया। तो अपने बच्चों को सबसे पहले अगर स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं ना, को बाहर निकालें, सही। एक घर में कमरों में ना बिठा दें उन्हें। आप फेस खुद करेंगे तो बच्चे भी आपके को फिर बेहतर से बेहतर होंगे। अच्छा, अभी एक ब्रेक में जब बात हो रही थी हमारी, तो आपने कहा कि बंदे को अपनी ड्रेसिंग जो है ना वो बड़ी शानदार करनी चाहिए। मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह आपने शेव भी बड़े खींच के की हुई है, फिर उसके साथ आपने ब्लैक कलर के ग्लासेस भी मैंने आपके देखे हैं, बल्कि ब्राउन कलर के, बड़े शानदार वो लग रहे थे। ऊपर से माशाल्लाह ड्रेसिंग भी आपकी बड़ी कमाल है। तो इसके पीछे क्या रहा है जी? अब देखिए, मैंने ये भी चीज़ सीखा, आपकी जो ड्रेसिंग है, पर्सनैलिटी है, बहुत फ़र्क पड़ता है। फर्स्ट लुक जो आप पड़ती है ना, उससे पता चल जाता है कि आप किस माइंडसेट की हैं, कहाँ से हैं। तो अपने आप को वेल ड्रेस रखें, अपने आप को स्ट्रांग रखें। मैं हमेशा यही कहता हूँ कि कुछ लोग होते हैं ना, वो कहते हैं कि ये मेरे साथ इस वजह से ये हो गया, मुझे फैमिली ने सपोर्ट नहीं किया, मुझे गवर्नमेंट ने सपोर्ट नहीं किया, ये हो गया, क्रिटिसिज्म करते थे। लेकिन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लें, ठीक है। अपने आप को बेहतर से बेहतर बनाएं, चाहे वो कुछ भी है। आपके बात करने से लेके आपकी लुक लाइक से आप बेहतर होंगे ना, तो मैं ये सीखा है कि दुनिया आपको उस नज़र से देखेगी जैसे आप दिखाना चाहेंगे। वाह वाह वाह। अगर आप दुनिया चाहते हैं, आपको उस नज़र से देखेगी जैसे आप उसे दिखाना चाहते हैं। सिंपल चीज़ है। अगर आप जाके एक अभी भी मैं ड्रेस चेंज कर लूँ, जा किसी भी चौक में बैठ जाऊँ, तो क्या होगा मेरे साथ? बेकार ही समझेंगे ना मुझे। लेकिन अभी मैं वीचे यूज़ करके आ रहा हूँ, बेड ड्रेस हूँ, तो देखने में को डिफरेंट लुक देखेंगे मुझे। तो उसी नज़र से दुनिया आपको देखेगी। वाह। मैं टोटली रिस्पॉन्सिबिलिटी कायल हूँ इस बात का, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लें। खुद लें, यानी कि इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, डिपेंडेंस नहीं होनी चाहिए। अच्छा, आप ही मुझे बताएं कि आपने एज के किस हिस्से में जाके फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जो है वो हासिल की? और अब मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, आप खुद इसको रन कर लेते हैं, आप खुद मोड़ लेते हैं इसको, कहीं जाना हो खुद चले जाते हैं। आप बता रहे हैं आप बड़े बड़े जी पहाड़ी सिलसिलों में आप होके हैं, कहाँ कहाँ होके हैं, ज़रा ये भी मैंने बताएं। ऑल ओवर पाकिस्तान घूम चुका हूँ, नॉर्दर्न एरियाज भी गया हूँ, नारंगान भी गया हूँ, कश्मीर भी गया हूँ। लेकिन देखें, आप दूसरी मैं आपको चीज़ बताता हूँ, आप अपने लोग कमाएं, सिर्फ पैसा ना कमाएं। आपके इर्द गिर्द अगर सपोर्टिंग स्ट्रॉन्ग लोग हैं ना, कुछ भी कर सकते हैं। अब मैं इतनी दूर तक कैसे जाता हूँ? मेरे बहुत प्यारे दोस्त हैं जो हर जगह मुझे सपोर्ट करते हैं। और दूसरी बात, कोशिश करें अपने आप को प्रोडक्टिव रखें। आप प्रोडक्टिव हैं तो फिर पूरी दुनिया आपके साथ चलेगी। मसरूफ़ रखें अपने आप अपना किसी प्रोडक्टिव काम के अंदर। प्रकार रखें, और लोग कमाएं, अच्छे रिलेशंस बनाएं, नेटवर्किंग बनाएं। और देखिए, मैंने बहुत जगह मेंशन कर चुका हूँ, लेकिन दोबारा बता देता हूँ। फर्स्ट अर्निंग मेरी ओनली 500 थी। 500 पहली It was अर्निंग 2019। 2019 में जी, पहली अर्निंग थी 500 रुपया। मैंने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पे कभी टारगेट नहीं रखा कि बहुत सारा फाइनेंस मुझे कमाना है। मैंने अपने ऊपर रखा कि मैंने ख़ुद को बेहतर से बेहतर बनाना है। जब मैं खुद बेहतर अच्छा स्किल मेरे अंदर आ जाएंगी, मैं खुद स्ट्रांग हो जाऊंगा, तो शायद फिर खुद ब खुद ही मैं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हासिल कर लूँगा। और दूसरा ना, मैंने कभी गिव अप नहीं किया। जब मैंने थोड़ा सीखा ना कि मुझे राइटिंग आती है, मुझे स्टोरी आती है, मैंने डिफरेंट फेसबुक पेजेस पे पोस्ट करनी स्टार्ट कर दी कि अगर आपके पास कोई काम है, कोई आर्टिकल राइटिंग है, कुछ भी है, कहीं मुझे कोई पेज नज़र आया, कोई वेबसाइट नज़र आई, मैं फ्रीलांसिंग भी ऐसे ही स्टार्ट की, फ्रीलांसिंग में आया, तो मैं पोस्ट करता गया। फ्रीलांसिंग मैंने अकाउंट बनाने के 2 साल बाद मुझे पहला प्रोजेक्ट मिला। इनके फ्रीलांसिंग का अकाउंट आपने बनाया, उसके 2 साल बाद पहला प्रोजेक्ट आपको मिला, और आप स्टिक रहे उसके हाँ, साथ, stick रहे। कमिटेड रहे कि जी मैं वेट करूंगा, इंतज़ार। 2 साल इंतज़ार के बाद पहला काम मिला आपको। देख लें आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ क्या होता है, लोग हिम्मत आ जाते हैं, नहीं बस नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। विजन नहीं है लोगों का, सोच नहीं है, टारगेट्स नहीं है। जब आपका विजन ही नहीं है मैंने आगे क्या करना है, तो आप एक बिल्कुल ब्लैक है आप। पता ही नहीं है ना आपको कहाँ जाना है, मैंने क्या करना है, कैसे करना है, प्लान नहीं है आपका, फिर आप बिल्कुल ब्लैंक, कुछ कर ही नहीं सकते विदाउट प्लान। आप बिजनेस, लोग मैं देखा है बिजनेस फील्ड में, लोग स्टार्ट ही नहीं करते, यार पैसा डूब जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। जो ये सोचता है ना, वो कहता है सोच भी ज़्यादा बदला गया। सोचना नहीं आपने, सही सोच। डिटर्मिनेट रहना है, बस मुझे करना है। थोड़ी शायद
एक नेचर ज़िद्दी बन गया मैंने। वंस मैंने सोच लिया मैंने करना है, बस करना है, चाहे वो 5 साल लग जाए, मैं टारगेट अचीव करना है मैंने। सही। अच्छा ये बताएं, ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा अच्छा खुशी का मौका, सबसे ज़्यादा खुश कब हुए आप? मेरे लिए बहुत बड़ी प्राउड मोमेंट थी जब मैंने जर्मन एम्बेसी के नेशनल डे पे जाके स्पीच डिलीवर की। एज फर्स्ट पाकिस्तानी मुझे एजाज़ हासिल हुआ, किसी भी फॉरेन एम्बेसी के नेशनल डे पे एज अ स्पीकर मुझे इनवाइट किया गया। वो बहुत बड़ी अचीवमेंट थी मेरे लिए। और बहुत एक बिल्कुल रूरल एरिया से बिलोंग करना और एकदम एक से इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर चला जाना, बहुत बड़ी मोमेंट थी मेरे लिए। सुना है जर्मन एम्बेसडर आपके घर भी आए थे? हाँ, कोई बर्थडे शर्डे मेरे ख्याल में केक शेक भी उनके साथ कुछ? मेरे बहुत अच्छे माशाल्लाह से रिलेशन बने। अच्छा। एक्चुअली वही बात है ना, मैंने जैसे आपको बता रहा हूँ कि बात नहीं किया, मैं छोटे छोटे काम करता गया, किसी ने 200 दिए। अच्छा आज भी मेरी ये नेचर है, मैं उसको वैल्यू नहीं दी, क्योंकि मैंने जहाँ स्टार्ट किया मुझे याद है। तो मुझे बोल दे कि मुझे यार ये आर्टिकल लिख, तो मैं नहीं कहता कि अब मेरा लेवल बन गया, टाइम नहीं है, मैं करके देता हूँ। अच्छा, ज़बरदस्त। वो आप स्टिक रहें अपने आप पे। अच्छा, आप जब जर्मन एम्बेसी गए, आपको इनवाइट किया गया और आपने वहाँ पे स्पीच भी दी, वो जो 2 मिनट आपको दिए गए थे, उसकी क्या स्टोरी है कि 2 मिनट है जी आपके पास? वो हाँ, किस वो चीज़ के 2 मिनट थे? एक्चुअली एम्बेसडर ने मुझे कहा था कि आई वॉन्ट टू नो कि आपके अंदर क्या स्किल है। मैंने उनसे बोला भी था कि मुझे नहीं पता, मुझे तो आज तक मैं गया ही नहीं हूँ। कहते हैं नहीं, मैंने आपके साथ आया हूँ, टाइम स्पेंड किया है, मुझे पता है आप क्या कर रहे हैं, क्या कर सकते हैं। सो आई वांट टू नो, आप पूरा फ्लोर आपका है, आप जो मर्ज़ी बोलें, मोटिवेट करें लोगों को, अपनी स्टोरी बताएं, हम कैसे कनेक्ट हुए ये बताएं, आप यहाँ कैसे पहुँचे, जो मर्ज़ी करें, बस आपने 2 मिनट से ऊपर नहीं जाना और 2 मिनट में आपको दे रहा हूँ। फिर उन्होंने स्टेज पे बुलाया, मुझे इंट्रोड्यूस करवाया, थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया और मुझे बोल दिया कि 2 मिनट आपके पास, अब फिर मैंने थोड़ा अपने बारे में बताया, सही। फिर मैंने बताया हमारी मुलाकात कैसी हुई, फिर उन्होंने मुझे जो जो प्रोजेक्ट मुझसे करवाया था वो वहाँ पे शो किया। तो एंड वहाँ से मैंने फिर ये सीखा नेटवर्किंग होनी चाहिए। वहाँ पे इंटरनेशनल मीडिया था, नेशनल मीडिया था, पॉलिटिशियंस, तमाम फॉरेन एम्बेसीज थी, तो वहाँ से मुझे बहुत बूस्ट मिला। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मेरी स्टार्ट हुई। अच्छा माशाल्लाह, अब तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी है जी, सुना है बिजनेस भी आपका माशाल्लाह बड़ा शानदार चल रहा है, शादी तक की प्लान है? देखते हैं अभी। अभी मेरा प्लान नहीं है, चलो। अभी नहीं है? अभी क्या ऐसा कोई आपने माइलस्टोन अचीव करना है उसके बाद आपने? अभी मेरा जो माइलस्टोन है कि मैं चाहता हूँ कि हम ऐसा इदारा बनाएं जिसमें जो स्पेशल नीड्स के पेरेंट्स या लोग हैं ना, जो नहीं बिल्कुल सपोर्ट कर सकते रखते, ऐसा नर्सिंग होम बनाएंगे जो वहीं हम उनको रखेंगे, उनकी फाइनेंशियल सपोर्ट, उनकी मेडिकल, उनकी तमाम टेक केयर्स वहाँ हम कर सकते हैं। या जो लोग एक्चुअली पेरेंट्स समटाइम दोनों जॉब कर रहे होते हैं, वो बच्चे को दिन को नहीं टेक केयर कर सकते, वो वहाँ उनको छोड़ के जाएँ, उनको तमाम फैसिलिटीज़ लाइक होम उनको मिले। सही। तो मेरा अभी ये टारगेट है, इस पे हम काम कर रहे हैं इंशाल्लाह। अच्छा, स्टीफन हॉकिंग से आप कितने इंस्पायर हैं? और बहुत ज़्यादा, बहुत सी चीज़ें देखिए, मैं अक्सर मुझे पूछते हैं आप कि किससे ज़्यादा इंस्पायर है। हर चीज़ जो पॉजिटिव है ना, मैं उससे कुछ ना कुछ लेता हूँ। अभी सोशल मीडिया पे कहीं कोई पोस्ट मिल गई पॉजिटिव मुझे, या किसी के, मुझे बायोग्राफीज़ पढ़ने का, स्टोरीज़ पढ़ने का बस शौक है, क्योंकि मुझे कुछ ना कुछ हर किसी स्टोरी से पॉजिटिव मिलता है। तो आपकी सोच बदलती है, आप देखने का देखें, किसी की नज़र में ये हाफ ग्लास ऑफ वाटर है, किसी की नज़र में अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास आधा ग्लास है। तो आपकी सोच और आपकी सोचने का अंदाज बस बदलना चाहिए। अच्छा, ये थोड़ा सा ये भी बताएं कि आपका दिन कैसे गुजरता है, सुबह कितने बजे उठते हैं, खाने पीने में क्या पसंद है ज़रा? खाने पीने में तो नॉर्मली और वैसे, अच्छा ज़्यादातर मैं कॉन्टिनेंटल में खा लेता हूँ। अच्छा। तो सुबह, अरे मॉर्निंग पर्सन नहीं हूँ मैं। अच्छा नहीं। अब नहीं हूँ बिल्कुल भी। सुबह आज सुबह हमने मुझे आपको उठा, जगा लिया हाँ, लेकिन। नहीं कमिटमेंट्स होती है, मैं उठ जाता हूँ, अदरवाइज नॉर्मल पर्सन नहीं हूँ। सुबह से उठता हूँ 10-11 बजे, बस ब्रेकफास्ट किया, फिर मैं अकेडमी जाता हूँ, 11 से 1 बजे तक क्लासेस होती हैं जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनके साथ, फिर जो मेरी मीटिंग शेड्यूल होती हैं, फिर ऑफिस जाता हूँ। तो दिन मेरा शाम को मैं टाइम अपना कम्प्लीटली फ्रेंड्स के साथ गुजारता हूँ। अच्छा, हाँ, और वालदा के साथ? उनके साथ स्पेंड वीकेंड कम उनका दिया हुआ है। वीकेंड उनके साथ है, अभी भी नाराज डेडिकेटेड। होती हैं बहुत कि आप तो बिल्कुल नहीं घर पे ठहरते, रात को बहुत लेट आते हो, लेकिन वीकेंड उनको मैं देता हूँ। अच्छा। अच्छा, ये जो अभी आपने बताया था कि आपको पहले जो काम के 500 रुपये मिले, अच्छा जब पहली दफ़ा आपने अपनी वालदा के हाथ पे पैसे रखे तो वो क्या तासुरात थे उनके? आई थिंक वो 500 नहीं थे ना, वो बहुत बड़ी अमाउंट थी। हम्म, तो इसी पे मैं कहता हूँ ना कि आप ओवरनाइट नाइट सक्सेस हासिल कर सकते हैं, किसी भी फील्ड में आप कर सकते हैं। टाइम, ओवरनाइट कभी भी सक्सेस नहीं होती। टाइम स्पेंड करें,
उसके बाद देखिए दूसरा मैंने एक और चीज़ सीखी, मैंने फ्रीली काम किया क्लाइंट्स के लिए। आप जानते हैं क्यों? अपनी प्रोफाइल बिल्ड करने के लिए, अपनी स्किल सीखने के लिए। और फ्रीलांसिंग के 2 साल मैंने जो थे ना, जिसके लिए फ्री काम किया, प्रोजेक्ट अपलोड कर दिया, अच्छा, तो ठीक फिर वो बिल्ड होती गई, प्रोफाइल बिल्ड होती गई। ठीक। तो आप एक्सपीरियंस हासिल करें, किसी इदारे के साथ काम कर लें, कहीं भी काम कर लें, आप चीज़ों को सीखने के लिए ट्राई करें अपने आप। जब आपको लगे हाँ अब मैं स्टेज पे हूँ, तो फिर अकेला कुछ काम करें, अदरवाइज सीखें। अच्छा, मैं देख रहा हूँ बहुत से लोगों को अपने राइट्स का नहीं पता। हम्म। अब आप बता रहे हैं स्पेशल लोगों के लिए गवर्नमेंट में 4% कोटा है। हाँ, जॉब के लिए कोटा है। ठीक है, आपने बताया कि जो अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, ये उमेर साहब ने जी हमें बताया कि अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो कोई टोल टैक्स नहीं है अगर आप हाँ स्पेशल हैं। बिल्कुल। और प्रॉपर्टी ख़रीदने पर कोई टैक्स नहीं है, गाड़ी ख़रीदने पर कोई टैक्स नहीं है, बिल्कुल बिजनेस पर कोई टैक्स नहीं है। तो क्या ये चीज़ें अप्लाई भी हो रही हैं और लोगों बिल्कुल को भाई, क्या इस चीज़ की अप्लाई अवेयरनेस है? बहुत से लोगों को नहीं है, लेकिन अप्लाई हो रही हैं। आप अगर इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हैं, आप हज उम्रह के लिए जा रहे हैं, तो आपके टिकट हाफ हैं। अच्छा, उसके टिकट्स भी हाफ हैं। लोकल ट्रैवल कर रहे हैं, एयर ट्रैवल कर रहे हैं, लाइक अगर 50,000 का आपके लिए, तो मेरी 25 का है। मेरे साथ जो पर्सन है, चाहे वो मेरा सेक्रेटरी है, मेरा फैमिली मेम्बर है, मेरा दोस्त है, उसके लिए 75% है, 25% उसके लिए भी ऑफ है। अच्छा, हाँ, स्पेशल नीड्स के लिए रूल्स हैं हमारे मुल्क में, अच्छे भी हैं, लेकिन आप अवेयरनेस नहीं है लोगों को। लेकिन उसके रूल मैंने आपको बताया था, आपके पास स्पेशल नीड्स का आईडी कार्ड और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट मस्ट है। और अगर एयरलाइन में आप जाते हैं, तो उसके लिए ये ऑनलाइन वगैरह टिकट आप बुक नहीं करवा सकते, उसका रूल नहीं है। आप ठीक। पर्सन ही जाएंगे, वो या किसी को सेक्रेटरी को, किसी बहन भाई को भेजेंगे, वो आपका डॉक्यूमेंट दिखाएगा, फिर आपको कंसेशंस मिल जाएंगी, ठीक है, चाहे आप किसी भी एयरलाइन से ट्रैवल कर रहे हैं। सही। अच्छा, आपने खुशी का लम्हा तो बताया थोड़ी देर पहले। ज़िंदगी में किसी चीज़ से आपको डर लगता हाँ, हाँ, कि मेरी मदर किसी चीज़ से हर्ट ना हो। मैं चाहता हूँ कि हर वो चीज़ बस उनके लिए करूँ, है? वालदा जो कभी हर्ट बस ना हो। हाँ। क्या करना चाहते हैं आप? वैसे जो अच्छी लाइफ़स्टाइल होना चाहिए था, मैंने कोशिश की है कि उनको प्रोवाइड कर सकूँ। अच्छा, अच्छा, मुझे आज भी वो चीज़ याद है कि जब मैंने फर्स्ट टाइम मेरे साथ उन्होंने गाड़ी में ही ट्रैवल किया था, वो रो रही थीं कि कैसी लाइफ मैंने गुजारी है, लेकिन आज वहाँ पे मुझे आपने खड़ा कर दिया कि मैं आपके साथ अपनी गाड़ी में ट्रैवल कर रही हाय हूँ। हाय। तो अनएक्सप्लेनेबल मोमेंट होते हैं वो। मैंने 8 साल हो गए हैं मैंने गाड़ी अभी तक सेल नहीं की है इस वजह से। जिस जिस गाड़ी में वालदा फर्स्ट टाइम बैठी थी, हाँ, आपने वो गाड़ी सेल नहीं की आज तक। और ना ही मैं कहता भी हूँ यार, मुझे कोई 5 करोड़ भी ऑफ़र कर दे, ये कभी सेल नहीं हो सकती। वो अल्लाह के बंदा अपग्रेड कर लेता है, लेकिन वो कभी सेल नहीं हो सकती। मैंने अलग रख ली है, हम्म, क्योंकि उसमें मेरी मदर फर्स्ट टाइम बैठी हैं, और कभी और उनके आंसू आज भी मुझे याद हैं, तो वो नहीं हो सकती। हाय हाय। वालदा तो ऑब्वियसली माँ तो एक ऐसा रिश्ता है हाँ कि उसके बगैर तो इंसान का तसव्वुर नहीं हो सकता। बिल्कुल। ठीक है ना? तो अब बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भी किया है मैं, अल्फाज में या स्टोरीज में बता ही नहीं सकता आपको। मैं पर्सनल लेवल पे बहुत स्ट्रगल किया मैंने। बहन भाई, हाँ, है मेरे मेरे 2 भाई हैं, 2 बहनें। आप सबसे बड़े हैं? जी। अच्छा, तो वो बाकी बहन भाई क्या करते हैं? मेरा छोटा भाई है, वो जर्मनी में स्टडी कर रहा है, और दूसरा छोटा भाई है गवर्नमेंट एम्प्लॉयर है। हम फैमिली साथ ही रहते हैं, लेकिन छोटा भाई मेरा वो बाहर ही होता है। सिस्टर है मेरी, मैरिड है। अच्छा, और माशाल्लाह वो सब ठीक है? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, वो नॉर्मल। अच्छा 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 अच्छा। तो अच्छा। रोब रोब शोब है आपका उन पर? नहीं नहीं, फ्रेंडली और रिस्पेक्टेबल है मेरा सबके साथ। अच्छा, लेकिन देखिए, हमारा ये भी कॉन्सेप्ट ना कि एक स्पेशल पर्सन है, पता नहीं किस वजह से यार, ये तो जब यकीन रखें, जो अल्लाह जिसको जैसा चाहे वो बना सकता है, अल्लाह ताला के मामला ऐसे। अब मेरे बाकी फैमिली मेम्बर बिल्कुल नॉर्मल है, तो मैं भी हो सकता था नहीं ना, लेकिन इसमें उसकी मसलियत कोई थी ना। आपको चीज़ें पहली तो बात है समझ आती ही नहीं है ना, आपकी बस की बात है अल्लाह ताला के मामला समझना, उसकी मसलियत को समझना। ना ही कोशिश करें, ना ही कोशिश करें। आप भी हो ना, कोशिश ना करें ना, आपको नहीं समझ आएंगी। मैं ऐसा क्यों हूँ, आज शायद मुझे थोड़ा समझ आया है, लेकिन कभी भी इस डीपली समझ नहीं आता कि मैं ऐसा क्यों हूँ, या अल्लाह ताला ऐसे लोगों को क्यों बनाता है। ये गलत सवाल है, या मुझे क्यों ऐसा बनाया, अक्सर लोग ये भी सवाल करते हैं। टोटली गलत। अल्लाह ताला से आप इस तरह की चीज़ सवाल नहीं कर सकते, वो जानता है। वो आपकी मेहनतें, कोशिशें, रियासतें कभी ज़ाया नहीं होने देता, ज़रूर आपको अता करेगा। उसने ये भी देखना है ना कि देखें, आजमाइश किस लिए भेजता है अल्लाह ताला,
वो देखता है कि ये बंदा मुझे छोड़ के किसी और रास्ते पे चला जाएगा, या ये कहेगा कि चल ठीक है, अल्लाह ताला की जो रज़ा है वही होगा। चीज़ों को बस समझना चाहिए। अगर आप शुक्रगुज़ार हैं तो अल्लाह ताला बहुत शुक्रगुज़ार कैसे होते हैं, हमेशा मैंने स्ट्रॉन्ग कैसे बना, मैं बताता हूँ इमरान भाई आपको। मैंने वो लोग देखे हैं जो पैरालाइज हैं, बिल्कुल बेड में, आइज़ भी मूव नहीं करती। फिर मुझे वहाँ से समझ आया कि मैं बहुत बेहतर हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह वाकई बहुत बेहतर हूँ। मेरी मूवमेंट बहुत आसान है, मैं बोल सकता हूँ, खा पी सकता हूँ, हर वो चीज़ कर सकता हूँ, कोई भी नॉर्मल इंसान कर सकता है। लेकिन जो लोग बिल्कुल पैरालाइज हैं, उनसे मुझे सीखने को मिला। लोग बोल, आप 1 मिनट में आपकी आंखें बंद कर दूँ, आपको खत्म। बिल्कुल एक शॉक्ड हो जाएंगे। मैंने अपनी आंखें बंद की तो मुझे पता चला कि मेरे पास तो आंखें भी हैं। ओए, तो ये बस अब सोचने की चीज़ है, देखने की चीज़ है। मोटिवेशन कैसे मिले, मैं आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होता है स्पेशली नीड्स के लोगों के साथ, फैमिलीज़ के साथ। तो मैं उनकी पेनफुल स्टोरी उनको देख, ये पाकिस्तान में हमारे यहाँ एक एक फैमिली में 4 लोग हैं स्पेशल नीड्स के। तो वो कैसे लाइफ गुजार रहे हैं, क्या मसाइल हैं उनके, उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है, बहुत स्ट्रॉन्ग। मैं समझता हूँ पता नहीं क्या अल्लाह का खास करम है कि मैं बेहतर हूँ उनसे। वरना पाकिस्तान में पॉपुलेशन इस वक्त लाखों लोग स्पेशल नीड्स के हैं। लाहौर में इतने हैं कि आप सोच भी नहीं सकते, और बहुत सीरियस किस्म की उनकी डिसीज़ है। अच्छा, कुछ कुछ मामलात में ना मैं सोसाइटी से बड़ा शिकवा करता हूँ, क्योंकि सोसाइटी ने ऐसे खूबसूरत लोगों को ना सही तरीके से ट्रीट नहीं किया। लोग जो हैं वो अंदाज़े लगाते हैं कि खुदा नजर न लगाते खास्ता किसी के साथ या किसी बच्चे के साथ ऐसा हुआ है तो इसके वालिद ने कुछ किया होगा, किसी के साथ जुल्म किया हैं। होगा, हाँ, ये कुछ नॉर्मल चीज़ है। रिश्वत ली होगी, कोई हराम खाया होगा, कोई ऐसा कुछ नहीं ऐसे किया ना, तो देखा ना उसके बच्चों के साथ। ये क्या सोच है? नहीं, ये सोच तो किसी को बदल नहीं सकते आप। दुनिया को या सोसाइटी की सोच को बदलने के लिए निकल जाएंगे ना, तो वो तो कभी कर ही नहीं सकते। अपना खुद को ही बदलना है बस, अपने आप को। ये चीज़ें जो आप कह रहे हैं, मेरी मदर ने, मैंने बहुत सुनी है, बहुत ज़्यादा सुनी है, डेली लाइफ में सुनी है। यार ज़रूर उसने ऐसा वो काम किया होगा तभी इसका बच्चा ऐसा है। अल्लाह ताला की अब पता चला है ना, अल्लाह ताला ने इसको बता दिया है। हम्म। तो ये जो हमारे यहाँ नॉर्मल नॉर्मल सोच है, अब मेरे लिए जितनी नॉर्मल होती जा रही है वक्त के साथ साथ, तो इसको बदला नहीं जा सकता। सही। सोसाइटी की सोच, किसी भी सोच को आप खुद को बदलें, आप सुने और खामोश हो जाएं बस। वक्त देखें, जिन्होंने कल यही बातें की थी, आज वही कहते हैं कि माशाल्लाह माशाल्लाह हमें फ़ख्र होता है तुम्हारा बेटा है। तो फिर आप खुद बदल के दिखाना है। वक्त बदलता है तो फिर वो लोग भी बदल जाते हैं। हाँ, देखें मीडिया पे या कहीं भी देखते हैं तो फिर कहते हैं वो हमने सुना, आपने यहाँ पे देखा, आपको इतने बड़े एंकर्स के साथ आपको देखा, इस पॉलिटिशियन के साथ आपको देखा, हम्म। तो फिर खुद ही बदल जाती हैं चीज़ें, यानी कि बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यानी कि देखें ना, वक्त जो है वो हर चीज़ का जवाब देता है। हाँ, चीज़ बड़े का लोगों की गलत फहमियाँ जो हैं वो वो दूर हो जाती दूर हैं। हो जाती अच्छा, हैं। आखिर में मेरे भाई, ज़रा वालदैन के लिए और बच्चों के लिए कोई पैगाम? मैं देखें, मैं जैसे आपको कहा था, मोइज़ात उनके लिए होते हैं जो मोइज़ात पे यकीन रखते हैं, और उनके लिए हमेशा कोशिश करते हैं, हिम्मत करते हैं, और उस पे यकीन रखते हुए ना अल्लाह ताला एक दिन ज़रूर मेरी मेहनतों का, मेरी सब्र का, मेरी रातों का फल देगा। तो ज़रूर चीज़ होती है। मैं बार बार मेंशन करता हूँ कि जब भाई से मुसलमान कभी भी आप परेशान ना हो, हैं ना, तो अपनी परेशानियाँ अल्लाह ताला से आप शेयर करें, लोगों से ना करें, लोगों से नहीं, अल्लाह ताला के सामने। अल्लाह ताला से। वो क्या बताया, "ऐ मेरे रब, मेरा ये मसला है, मैं हल नहीं कर सकता, सिर्फ तू ही है जो मुझे समझता है, मेरा ये मसला, मेरी ये परेशानी सिर्फ तू ही दूर कर सकता है।" तो बिलीव में कैसे हो सकता है अल्लाह ताला ना सुने? वाह, आप मुझे बताएं ना, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। वही तो सुन सकता है। वही सुन सकता है, उसी की तरह अख्तियार में उसने अगर मुश्किल परेशानी कुछ भी भेजी है ना, तो हल भी उसी के पास ही है, बेशक। दुनिया के पास या किसी दूसरे इंसान के पास नहीं है। तो कोई भी स्पेशल नीड्स का पर्सन है, पेरेंट्स हैं, जो भी हैं, वो उन सूरत हाल को अल्लाह ताला की रज़ा पे समझने की, अगर उसने मुझे स्पेशल नीड का बच्चा दिया है तो इसमें कोई उसके लिए मसला है। हिकमत है। और बिलीव मी आप, मैं कैसे अब एक्सप्लेन करूँ, शायद उम, एक जन्नत है पेरेंट्स के लिए उस बच्चे को लेके चलना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना। तो अल्लाह ताला ने आपको जन्नत, दुनिया में एक जन्नत का टिकट दिया है। हाय हाय।
बस आप इसको समझें। ये एक अपॉर्चुनिटी दी है कि जी इस बच्चे को संभालें और आप जन्नत कमा लें, बिल्कुल। इसको बोझ ना वो समझें। हाँ, वो आप बस ये चीज़ आप उसको ब्लेसिंग समझते हैं या बोझ तो समझते हैं, हाँ, अब इस पे डिपेंड करता है पर्सन पे। और मैं बस सिंपल सा एक मैसेज ज़रूर दूंगा कि देखें, मैं कहते हैं कि दलदल जितनी ही गहरी हो क्यों ना हो, तुम पाँव जमाए रखना, हाथ हारी ही क्यों ना हो, तुम दुआ के लिए उठाए रखना। कौन कहता है कि छन्नी में पानी नहीं रुकता, तुम बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखना। वाह 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 वाह। तो सिंपल सीधा आपकी हिम्मत और हौसला ना हर चीज़ को तोड़ देता है। अच्छा, वैसे ये सवाल पता नहीं मुझे पूछना चाहिए या नहीं पूछना चाहिए। आपका चूँकि माशाल्लाह इतना स्ट्रॉन्ग ईमान है अल्लाह ताला पर, और हम सब का होना चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छी आपने बात की है। क्या ख़ास दुआ है जो आप मांगते हैं अल्लाह ताला से? नहीं, मैं बस हमेशा अल्लाह ताला से कहता हूँ कि जो मेरे लिए बेहतर है ना, मेरा अल्लाह जानता है कि मेरी क्या वो आपकी नीयतों पे निसार है। हुँ, जो मेरी नीयत है, अब जो मैं करना चाहता हूँ, अल्लाह ताला बस मेरे लिए इसबाब बनाए और मैं उसको अचीव कर लूँ। बस मेरा टारगेट है कि जो मैंने लाइफ गुजारी है, दूसरे लोग ना वो उस पेन से गुजरें, हुँ, उस चीज़ से ना गुजरें। जितना मेरा दायरा अख्तियार में है, मैं कर रहा हूँ। हमेशा अल्लाह से दुआ की है कि मुझे उसमें आसानियाँ फरमाए मेरे लिए। हुँ। चलें जी, और ये बड़ी इस खूबसूरत पैगाम के साथ जी हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे। थैंक यू सईद इमाम उमैर भाई। साहब, आपने हमें वक़्त दिया, और ये ना समझिएगा ये पहली दफ़ा या आखिरी दफ़ा हमने वक़्त दिया है। इंशाल्लाह हमने दोबारा आपसे जी, जी, मुलाकात इंशाल्लाह, करनी, क्योंकि इतनी ज़्यादा चीज़ें अभी पड़ी हुई हैं। आपकी तो भी पर्सनैलिटी के चंद परतें जो है हमने खोली हैं। इंशाअल्लाह ताला हम मज़ीद भी कोशिश करेंगे कि आपसे जो है वो हम मुलाकातें रखें, आपसे कुछ सीखने का मौका मिले। फ़िलहाल के लिए सईद उमैर साहब, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इसमें खूबसूरत सी बात ये कि आपने हमेशा पॉज़िटिव रहना है। आपने अल्लाह ताला की ज़ात पे भरोसा रखना है। लोगों से शिकायत नहीं करनी, लोगों से उम्मीदें नहीं लगानी लोगों से बातें नहीं करनी, बल्कि अल्लाह ताला से जो मांगेंगे वो आपको मिलेगा। और कमिटमेंट के साथ करें, सब्र व तहम्मुल के साथ करें, अल्लाह ताला की ज़ात पे ईमान रखें, अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।